हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल अधिकार और संरक्षण के विषय में। ये टॉपिक दोस्तों आपके रीट एसएसटी के सिलेबस में नया जोड़ा गया है। पहले ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं था। देखें तो ये कहाँ पर है, तो ये आपकी चौथी यूनिट में है। यहाँ देखिएगा, ये जो नया जुड़ा टॉपिक था भारतीय संविधान का निर्माण और उसकी विशेषताएं, ये अपने कर चुके थे। इसके बाद में देखिएगा बाल अधिकार और बाल संरक्षण, ये टॉपिक जो है आज अपने डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों बाकी ये जो सारे सिलेबस हैं वो अपने कंप्लीट हो चुके थे, हम पूरा सिलेबस कर चुके थे दोस्तों। कुछ नए टॉपिक ऐड हुए हैं जिनको अब अपने पढ़ रहे हैं और काफ़ी कुछ हमने कर भी लिया है। उम्मीद है कि जनवरी खत्म होने से पहले ही अपने सारा सिलेबस जो रीट एसएसटी का नया जुड़ा है वो कंप्लीट कर लेंगे। सारी पीडीएफ आपको लगातार मिल रही है दोस्तों और आगे भी मिलती रहेगी। सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल अतुल्य आर्यस पर मिलने वाली है। कहाँ पर मिल रही है दोस्तों? अतुल्य आर्यस जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मिल रही है, या फिर आप हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है atulyaryas.in उस पर लॉगिन करके वहाँ भी जो पीडीएफ दे रखी है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारी पीडीएफ क्लास के हिसाब से सीक्वेंस से अपनी वेबसाइट पर रखी हुई है दोस्तों, तो आसानी से आपको मिल जाएगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी। थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल भी होना पड़ेगा। गूगल में सर्च करोगे तो atulyaryas.in वेबसाइट आपको मिल जाएगी, सारे नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करें आज के टॉपिक को। और आज का जो हमारा टॉपिक है बाल अधिकार। पहले हम बाल अधिकार को देख लेते हैं दोस्तों। बाल अधिकार हम किसे कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत सरकार ने बच्चों के लिए अधिकार और नीतियों का निर्धारण किया है। अब यहाँ पहले हम ये बात देखिएगा, समझ लेते हैं कि बालक जो है, बालक ही हमारे देश की धरोहर है, संपत्ति है, क्योंकि वही आने वाले समय का नागरिक बनना है। जो आगे आने वाला देश होगा उसका निर्माण जो बालक है अभी वही करने वाला है दोस्तों। तो उसकी उपेक्षा बड़ी घातक हो सकती है। अब उसके अधिकारों की रक्षा करनी भी आवश्यक होती है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, उसको अपने अधिकारों के बारे में ज्ञान नहीं होता। तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो उसके अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए और आवश्यक कदम उठाए। साथ ही साथ जो अभिभावक हैं उनका भी दायित्व बनता है कि वो उनके अधिकारों का संरक्षण करें, क्योंकि बालक अपने अधिकारों को नहीं जानता है दोस्तों। बाकी महिला और अन्य लोगों के अधिकारों की बात करें तो वो खुद के बारे में जागरूक होते हैं, न कहीं आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन बच्चे अपने लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकते क्योंकि उन्हें कुछ पता भी नहीं होता है। तो हम देखें सबसे पहले कि बाल अधिकार के लिए जो कार्य किया गया तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ से शुरू होता है और भारत सरकार ने बच्चों के लिए अधिकार भी जो है बताए और साथ ही साथ बच्चों के लिए नीतियों का निर्माण भी किया था। अब देखिएगा, बच्चों का जब जन्म होता है तो जन्म के साथ ही उसको पहचान, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और समानता के अधिकार बिना किसी जाति, धर्म, लिंग भेद के प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों। उसके जन्म के साथ ही उसके बहुत सारे अधिकारों का कार्य शुरू हो जाता है, जिसमें पहचान, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और समानता के अधिकार शामिल होते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि बाल अधिकार हम किसे कहते हैं, अगर परिभाषा की बात करें तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून 2005, इसको याद रखिएगा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानून 2005 के अनुसार बाल अधिकार में बालक और बालिका दोनों ही शामिल है। बालक बालिकाओं के वे सारे अधिकार शामिल हैं जो 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा स्वीकार किए गए थे। अब देखिएगा क्या कहा गया, 1989 के अंदर जो सम्मेलन हुआ, जो अधिवेशन हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ का बाल अधिवेशन हुआ, उसमें जो अधिकार बताए गए वे सारे के सारे बाल अधिकार की श्रेणी में आते हैं और उसके ऊपर हस्ताक्षर किया था भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 को सहमति प्रदान की थी। इसी के साथ यही अपने कहते हैं कि उस अधिवेशन में जिन अधिकारों की बात कही गई है वे सारे के सारे अधिकार जो हैं वो बाल अधिकार की श्रेणी में आते हैं। हम इसको किसी एक अधिकार से प्रभावित जो है परिभाषित नहीं कर सकते।
तो दोस्तों क्या कहा हमने, बाल अधिकार में कौन से अधिकार शामिल हैं? वो अधिकार शामिल है जो 20 नवंबर 1989 के संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिवेशन में स्वीकार किए गए थे। वो सारे के सारे अधिकार बाल अधिकार की श्रेणी में आते हैं। तो ये बाल अधिकार की जो है परिभाषा है। बाल अधिकारों में 4 प्रकार के अधिकार शामिल किए गए हैं, जिनमें अलग अलग प्रकार के अधिकार आते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखें, बालक का जो अधिकार है वो है जीने का अधिकार। वैसे तो ये सभी का होता है दोस्तों, बालक का भी जीने का अधिकार है, लेकिन बालक का जीने का अधिकार ये है कि उसको देखिए जन्म से पहले ही मिल जाता है, यानी जब उसका जन्म हुआ तो भ्रूण हत्या से सुरक्षा उसको मिलती है। तो यहाँ हमने कहा उसके जन्म से पहले ही बच्चे को ये अधिकार मिल जाता है। और इस जीने के अधिकार में दुनिया में आने का अधिकार शामिल है, यानी गर्भ में उसकी हत्या न हो, न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएं उसको, जो टीकाकरण जो है या फिर खाने पीने की जो सुविधाएं हैं वो सारी की सारी उसको मिले, भोजन, आवास, वस्त्र पाने का जो अधिकार है वो जीने के अधिकार में शामिल है। तो अब इसमें देखिएगा, समझिएगा इसको कि जीने के अधिकार में कौन सा अधिकार है। एक तो दुनिया में आने का अधिकार शामिल हो गया, दूसरा उसको स्वास्थ्य का अधिकार शामिल हो गया, तीसरा उसमें अन्य जो भी सुविधाएं हैं जिसमें भोजन, आवास, वस्त्र, ये सारी चीजें उसको मिलनी चाहिए। तो ये सारा का सारा किसमें आ गया, जीने के अधिकार। यानी जीने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, पहले तो जिंदा रहे ना, वो दुनिया में आ पाए, पहला अधिकार। दूसरा कि वो स्वस्थ रहेगा तो उपभोग कर पाएगा, स्वस्थ रहेगा तो, अब जिंदा तो आ तो गया दुनिया में, लेकिन अगर वो स्वस्थ नहीं है तो फिर कितने दिन निकाल पाएगा। तो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो मिले। अब उसको जो भी दैनिक जीवन में जो चीजें चाहिए वो भी, जैसे भोजन है, रहने को घर है, वस्त्र है, ये सारी चीजें उसको मिले, ये जीने के अधिकार में शामिल हैं। फिर देखिएगा, विकास का अधिकार है। अब जन्म ले लिया उसने, अब उसका विकास अच्छे से हो। और विकास में कौन से अधिकार की बात कर रहे हैं, अपने भावनात्मक विकास की, मानसिक विकास की और शारीरिक विकास। ये तीनों प्रकार के विकास जो हैं वो उसका हो, इसका अधिकार उसके पास में है। यानी विकास के अधिकार में कौन से विकास, भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक सभी प्रकार के विकास शामिल है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें भावनात्मक विकास की, तो भावनात्मक विकास कब शामिल है, कब संभव है दोस्तों, वो तब संभव है जब अभिभावक, संरक्षक, समाज, विद्यालय, सरकार, ये सारे के सारे मिलकर के बच्चे की सही देखभाल करें, तभी देखिएगा जो है उसका भावनात्मक विकास हो पाएगा। यानी भावनात्मक विकास के लिए अभिभावक, संरक्षक, समाज, विद्यालय, इन सभी को जरूरी है कि वो बच्चे की सही देखभाल करें। दूसरा विकास था मानसिक विकास। मानसिक विकास में देखिएगा उसका मानसिक विकास होगा शिक्षा से और सीखने से। तो ये दोनों चीजें उसको मिलनी चाहिए, शिक्षा और सीखने का अधिकार उसको मिलेगा तो मानसिक विकास होगा। शारीरिक विकास के लिए जरूरी है मनोरंजन, खेल कूद और पोषण, ये सारी चीजें जो हैं उसको मिलनी चाहिए, ये उसके विकास के अधिकार में शामिल हैं। फिर हम बात करें संरक्षण का अधिकार, बच्चे को घर पर, अन्यत्र उसको किससे देखिए सुरक्षा मिले, संरक्षण मिले, शोषण, हिंसा, उत्पीड़न से संरक्षण का अधिकार उसको मिलना चाहिए। विकलांग बच्चे विशेष संरक्षण के पात्र हैं क्योंकि उनकी आवश्यकताएं थोड़ी अलग और ज्यादा होती हैं। प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भी सबसे पहले ये कहा जाता है कि बच्चे की सुरक्षा ही करनी अनिवार्य है। तो संरक्षण के अधिकार में क्या शामिल है, शोषण, हिंसा, उत्पीड़न आदि से संबंधित जो अधिकार हैं वो इसमें आते हैं। जीने का अधिकार देखिए जन्म और उसकी स्वास्थ्य सेवाएं आदि से संबंधित हुआ। विकास है जो है भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक विकास है। संरक्षण के अंदर उसको साथ में कोई इंसान न हो, कोई उसको चोट न पहुंचाए, ये सारे अधिकार जो है संरक्षण के अधिकार में आते हैं। इसके बाद में देखिएगा भागीदारी का अधिकार। ये क्या कहता है, बच्चे को ऐसे फैसले या विषय में भागीदारी करने का अधिकार हो जो उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हो। यानी हम कहें बालक को वो अधिकार भी होना चाहिए कि जो उससे जुड़ा हुआ फैसला है उसमें वो शामिल हो। बच्चों की आयु व परिपक्वता के अनुसार इस भागीदारी के अनेक स्तर हो सकते हैं। जैसे 11वीं 12वीं में बच्चा है तो उसे पूछा जा सकता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट मिलना चाहिए, लेकिन बच्चा फर्स्ट क्लास में है तो उसको अपने ये नहीं कह सकते तेरे को कौन से स्कूल में जाना है तू बता। वो हम अपनी जो क्षमताएं हैं और बच्चे का योग्यता है उसके हिसाब से उस चीज़ों को देखते हैं। तो ये 4 अधिकार थे जिनके विषय में हमने बात की। इसके बाद में दोस्तों आगे आता है बाल अधिकार का हनन कब माना जाएगा, किन परिस्थितियों में माना जाता है। दोस्तों बहुत ही आसान सा टॉपिक है, फैक्ट भी इसमें बहुत कम है। तो बाल अधिकार हनन में पहला आता है कन्या
भ्रूण हत्या। देखिए, जो हमारा समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। इसमें जो भी भ्रांतियां हैं, अंधविश्वास है, उनके कारण जो है कन्या को जन्म देने से पहले ही भ्रूण में उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसे हम भ्रूण हत्या के नाम से जानते हैं। तो सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए पीसी एंड पीएनडीटी कानून बनाया 1994 के अंदर। इसके तहत जो है दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। अभी आपने सुना भी होगा, भारत सरकार का एक अभियान चल रहा है। जब भी कोई अत्याचार होता है तो हम ऐसा सुनते भी हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है चल रहा है। तो भारत सरकार ने अभियान भी चला रखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर हम बात करते हैं बाल विवाह से संबंधित। ये भी हमारी एक काफ़ी पुरानी रूढ़ी और परंपरा चली हुई आ रही है। ये होता किस लिए? अशिक्षा और जन चेतना का अभाव होने के कारण बड़ी संख्या में बाल विवाह हो रहे हैं, और विशेषतः कौन से क्षेत्रों में? ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह संपन्न होते हैं। ये एक सबसे पुरानी, अपने कह सकते हैं, एक कुरीति मानी जाती है। अब बाल विवाह से देखिएगा लाभ कोई नहीं है दोस्तों, नुकसान ही है। बच्चों का जो बेहतर स्वास्थ्य है वो नहीं मिल पाता, उसका पोषण नहीं हो पाता, शिक्षा पाने का जो अधिकार है उसका हनन भी हो जाता है दोस्तों। क्योंकि जो उसका पढ़ने का उम्र था उसके अंदर, तो देखिएगा उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई काफ़ी, तो कैसे वो अपनी शिक्षा को प्राप्त कर पाएगा। साथ ही साथ छोटी आयु में बालक है, उसे इतना ध्यान भी नहीं होता, इसलिए उसके साथ में हिंसा भी होती है, उत्पीड़न भी होता है और शोषण भी होता है दोस्तों। तो इनसे बचाव के मूलभूत अधिकारों का हनन यहाँ हमें देखने को मिलता है। इससे बच्चे के शरीर और मस्तिष्क दोनों पर ही गंभीर प्रभाव पड़ता है दोस्तों। शिक्षा के मूल अधिकार का भी हनन होता है। शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक सभी दृष्टि से उसको हानि ही हानि है। कई बार तो इससे बहुत सारे बच्चे अनपढ़ और अकुशल भी रह जाते हैं दोस्तों, और उनके सामने अच्छे रोजगार पाने के और बड़े होने पर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की जो संभावना है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। और इसकी रोकथाम के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का गठन किया गया है दोस्तों। तो ये हमें याद रखना है कि बाल विवाह जो किस कारण से होता है, अशिक्षा, जनचेतना के अभाव के कारण होता है। विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। शारीरिक, मानसिक और देखिएगा शैक्षिक सभी प्रकार के अधिकारों का जो है इससे हनन होता है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं बाल श्रम के विषय में। आज भी समाज में बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और शिक्षा प्राप्त करने के स्थान पर आपको किसी न किसी दुकान पे काम करते मिल जाएंगे, कारखानों में, और देखिए घरों में। कई बार तो आपको ढाबों के अंदर तो देखिएगा चाय पकड़ाने के लिए यही बच्चे मिलते हैं। चाय की दुकानों में, ईंट भट्टे पे भी मिल जाएंगे। खेत पर तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम बच्चे साथ में करते हैं। तो इससे जो लगातार है वो बच्चों का क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से श्रम कराने की सूचना अगर किसी को मिलती है तो किशोर न्याय अधिनियम 2000 के तहत कार्यवाही की जाती है। ये एक्ट वगैरह पूछे जा सकते हैं, इनको आप याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं बाल यौन हिंसा। यहाँ बात यौन हिंसा की है, लेकिन वो किससे है? बालक से है दोस्तों। तो भारत सरकार ने ये निर्धारित किया है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ होने वाली यौन हिंसा की रोकथाम के लिए लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 लागू किया गया है, जो इनसे सुरक्षा करता है। बाल तस्करी, ये थोड़ा ध्यान देने वाला है कि बाल तस्करी में क्या होगा? बाल श्रम, यौन हिंसा और अन्य जो कार्य हैं उसके लिए पैसे देकर, बहला फुसलाकर, डरा धमकाकर, शक्तियों का दुरुपयोग करके, अपहरण करके बच्चों को उठा लिया जाता है। कई बार आप सुनते हैं ना कि बच्चों को उठाने वाले गैंग है यहाँ, तो वो किसी न किसी कारण से उठा ले जाती हैं। और ऐसे आपराधिक कार्यों की रोकथाम के लिए भी काफ़ी दंडात्मक कानून हमारी सरकार ने बना रखे हैं। फिर हम बात करते हैं बाल दुर्व्यवहार के विषय में। बच्चों के साथ में किसी भी प्रकार का शारीरिक, लैंगिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार है, अत्याचार है, हिंसा है, वो सारे के सारे बाल दुर्व्यवहार में आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए बाल दुर्व्यवहार क्या है, तो किसी प्रकार के शारीरिक, लैंगिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार है वो इसमें आता है। हिंसा भी इसी का भाग होता है। अब देखिएगा कौन कौन से हो सकते हैं। शारीरिक दुर्व्यवहार की बात करें, ऐसा कोई भी कार्य जो बच्चे को पीड़ा पहुंचाए, चोट पहुंचाए या फिर तकलीफ दे, मारना, पीटना, ये ऐसा कोई भी कार्य है जिससे बच्चे को पीड़ा हो, दुख हो, तो वो सारे के सारे शारीरिक दुर्व्यवहार में आते हैं। इसके बाद में देखिएगा बाल यौन दुर्व्यवहार, वे सभी अपराध जो लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम पोक्सो के अंतर्गत शामिल है, वो सारे के सारे इसमें आते हैं।
फिर देखिएगा भावनात्मक दुर्व्यवहार, भावनात्मक रूप से बच्चे को चोट पहुंचाना, ऐसी कोई भी चूक या भूल जिसके कारण बच्चा जो है वो सुन करके तनाव में आ जाए, भावनात्मक या मानसिक पीड़ा का शिकार हो जाए, तो वो सारे के सारे भावनात्मक दुर्व्यवहार में आते हैं। इसके बाद में देखिएगा ऐसा कोई भी पूर्वाग्रही व्यवहार जो बच्चे की जाति, लिंग, व्यवसाय, धर्म आदि के आधार पर किया जाता है। यानी बच्चा स्कूल में आया तो उसकी जाति है, उसके आधार पर उसके साथ में कोई भी ऐसा व्यवहार किया गया जो भावनात्मक रूप से उसको चोट पहुंचाता है, मानसिक पीड़ा होती है उसको, तो वो सारे इसमें आते हैं। अब देखिएगा केवल अधिकारों से काम नहीं चलता, एक बात याद रखिएगा, जहां अधिकार है वहां कर्तव्य भी होते हैं दोस्तों। बिना कर्तव्य के अधिकार अधूरे होते हैं। अगर बालक को अधिकार चाहिए तो उसे कुछ कर्तव्यों का पालन भी करना होता है। अगर इस संतान को पिता की संपत्ति में हिस्सा चाहिए, वो उसका अधिकार है, तो उसकी सेवा करना उसका कर्तव्य भी बनता है। तो बिना कर्तव्य के अधिकार जो है वो अधूरे होते हैं दोस्तों। लेकिन कर्तव्य के लिए दंड नहीं है, अधिकारों के लिए दंड आपको दिया जा सकता है। तो यहाँ बच्चों के कर्तव्य क्या है दोस्तों? अभिभावक, शिक्षकों, कर्मचारियों, बाहरी लोगों का वो क्या करे? सम्मान करे, कम से कम अपने घर से, अपने से बड़ों का सम्मान करे। एक लाइन में अगर हम इसको कहना चाहें तो ये बच्चे का कर्तव्य है। दूसरा कि अपने से संबंधित जो भी आवश्यक जानकारियां हैं वो अभिभावक को दे, किससे मिलता है, कौन दोस्त हैं, क्या वो कर रहा है, ये सारी जानकारियां अभिभावक और शिक्षक को दे जो उनके लिए जाननी आवश्यक हैं। दूसरे साथियों के साथ अपने ज्ञान को उसे बांटना चाहिए। फिर देखिएगा किसी दूसरे बच्चे के साथ वो किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे। दुर्व्यवहार अभी हमने देखे हैं, वो ये भी तो कर सकता है ना, किसी को चोट पहुंचा सकता है, चोट नहीं पहुंचाए, न ही किसी को तनाव दे, धमकाए नहीं, किसी को छोटे नाम से नहीं पुकारे, अपमानित करने वाली भाषा को इस्तेमाल न करें या फिर गालियों का इस्तेमाल न करें। तो ऐसे कार्य उसको नहीं करने हैं, ये बच्चे का कर्तव्य है। उसके बाद में देखिएगा अपनी निजी वस्तुएं, किसी बच्चे की जो निजी वस्तु है उसको लेने के लिए दूसरे बच्चे को बाध्य न करें दोस्तों। यानी किसी की पेंसिल पसंद आ गई तो उससे छीन ले या उसको इस प्रकार से बाध्य करें कि वो उसको दे दे। तो दोस्तों इसके बाद में हम ये भी देख लेते हैं कि बच्चों के लिए ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी हैं, बच्चा किन बातों का ध्यान रखे। दोस्तों ये टॉपिक जो है वो शामिल इसलिए किया गया है सिलेबस में ताकि बच्चे भी अपने अधिकार को जान पाएं और शिक्षक भी उनको जागरूक कर सके कि ये आपके अधिकार हैं, ये कार्य आपको नहीं करने हैं। तो बच्चों को क्या नहीं करना है? ऐसी जगह पर उन्हें नहीं जाना जहां वो खुद को असुरक्षित महसूस करे। खतरा महसूस होने पर वहां से खिसक लेना चाहिए, उसको वहां पर रुकना नहीं चाहिए। वो कैसी ऐसी जगह पर आ गया जहां वो उसे देखिए लग रहा है कि वो सुरक्षित नहीं है तो उस जगह को छोड़ दे। किसी अजनबी के घर पे न जाए और यदि बाहर जाना हो तो सभी जानकारियां दे अभिभावक और किसी भी संरक्षक को। देखिए हमने क्या कहा, अजनबी लोगों से नहीं मिलना है, किसी के घर नहीं जाना है। अगर बाहर जा भी रहा है तो वो बताए कि वो कहाँ जा रहा है, कितनी देर जा रहा है, किस काम से जा रहा है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर क्या रहेंगे, वो सारी की सारी सूचनाएं वो संरक्षक को दे। अजनबियों से उसे सतर्क रहना है दोस्तों। वैसे तो सबके लिए ही कहा जाता है, किसी से कोई खाने पीने की वस्तु उसको नहीं लेनी है। कोई अगर उसको देखिए घुमाने का लालच दे रहा है, खाने पीने का लालच दे रहा है, कुछ ऐसे ऑफर दे रहा है तो अभिभावक या शिक्षक आदि को वो देखिए जरूर बताए। कोई भी ऐसा विश्वसनीय व्यक्ति है वो उसको वो बातें सारी बतानी चाहिए। उसे ज़्यादा लोगों के बीच में ही रहना चाहिए, समूह में खेलना उसके लिए अच्छा है। एकांत में अपराध होने की संभावना ज़्यादा रहती है दोस्तों। किसी भी व्यवहार से अगर उसको असुरक्षा महसूस हो तो अभिभावक या विश्वसनीय लोगों को बता सकता है या फिर 1098 या 100 नंबर पर वो कॉल कर सकता है। तो यहाँ ये बातें जो हैं उसको बच्चे को ध्यान में रखनी है जो उसके लिए लाभदायक हैं। सुने स्थानों पर अगर कोई शौचालय है तो वहाँ पर उसे अकेले नहीं जाना। इंटरनेट पर अजनबियों को अपना डाटा शेयर करना ही नहीं है ना, कि अपना फ़ोटो, अपना नाम, फ़ोन नंबर, ये वगैरह जो चीज़ें हैं उसको शेयर नहीं करनी होती हैं। अगर कोई आपके परिवार के बारे में कोई आपात सूचना स्कूल में देता है कि ऐसे ऐसे आपके परिवार के साथ में हो चुका है, आपको घर पे बुलाया है, तो बिना उस बात की पुष्टि किए बिना आपको कभी भी स्कूल नहीं छोड़ना है। ऐसा बच्चे को ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि बाल संरक्षण हेतु कौन से कार्य किए गए हैं, सरकारी तंत्र क्या काम कर रहा है। तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये आयोग क्या करता है? बालक या बालिका के अधिकारों के हनन के मामलों की जांच करता है, सुनवाई करता है और उसके साथ साथ बच्चों से जुड़े कानूनों, योजनाओं के क्रियान्वयन की देखिए निगरानी और समीक्षा संबंधी कार्य करता है।
अब देखिएगा ये आयोग क्या काम करता है, दो काम हो गए ना। एक तो कोई अधिकारों का हनन हो गया तो उसकी जांच और सुनवाई करेगा। दूसरा कि उसके लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी निगरानी और समीक्षा करने का काम करेगा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पोक्सो की निगरानी में भी जो जिम्मेदारी है वो आयोग को ही दी गई है। यानी आरटीई 2009 और पोक्सो की निगरानी है वो भी किसको करनी है दोस्तों, वो जिम्मेदारी भी इस आयोग को ही दी गई है। इसके बाद में दोस्तों देखते हैं हम राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति। ये समिति क्या काम करती है? ये समिति जो है बाल संरक्षण कार्यक्रम, कानूनों, नीतियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। यानी बाल संरक्षण से संबंधित जो भी कार्यक्रम है, कानून है, जो नीतियां बनाई गई हैं उनका क्रियान्वयन हो, इसको सुनिश्चित करती है। ये समिति की जो जिला शाखाएं हैं उसके रूप में सभी जिलों में जिला बाल संरक्षण इकाई गठित की गई है। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया है। इनका जो उद्देश्य होता है बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों को सामुदायिक स्तर पर क्रियान्वयन और जागरूकता उत्पन्न करना है। तो राजस्थान बाल संरक्षण समिति क्या करती है, जो भी योजना और कानून और नीतियां बनाई गई हैं उनको क्रियान्वित करने का कार्य करती है दोस्तों। उसकी क्रियान्वयन हो रहा है इसको सुनिश्चित करने का कार्य करती हैं। इसकी जो शाखाएं हैं जिला शाखाओं के रूप में सभी जिलों में है, जिसे जिला बाल संरक्षण इकाई कहते हैं। ब्लॉक पर है तो ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति के नाम से जानते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम देख लेते हैं चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। यदि कोई बालक कठिनाई में घिरा हुआ है, पीड़ित है, उपेक्षित है, लावारिस है, उसको संरक्षण की जरूरत है तो वो 1098 नंबर पर कॉल कर सकता है। 100 नंबर पर भी वो कॉल कर सकता है। दोस्तों ये सुविधाएं सरकारी तंत्र के द्वारा की जा रही हैं। अब एक दो फैक्ट हैं उनको भी देख लेते हैं। राज्य की प्रथम बाल विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1975 को गढ़ी पंचायत समिति बांसवाड़ा से शुरू की गई थी। इसके माध्यम से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती धात्री महिलाओं और किशोरी बालिकाओं को 6 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो पहली बाल विकास परियोजना बांसवाड़ा से शुरू की गई थी, इतना ही जानना आवश्यक है हमारे लिए। 24 जनवरी 2013 को राष्ट्रीय बालिका दिवस जब आया तो उसी अवसर पर राजस्थान राज्य बालिका नीति का विमोचन किया गया। ये जो नीति है वो बालिकाओं को समर्पित देश की पहली बालिका नीति मानी जाती है। फिर अंतिम फैक्ट देख लेते हैं अपने। 10 जुलाई 2017 को राजस्थान की पहली पोक्सो कोर्ट कहाँ बनी थी? जयपुर में स्थापित की गई थी। इसकी सूचना जारी की गई थी और सदर थाना धौलपुर जो है वो राजस्थान का पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक बाल अधिकार और बाल संरक्षण से संबंधित। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बातें समझ गए होंगे। जितना आपके लिए जानना आवश्यक था वो सारी बातें बता दी हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो फिर हर बार मैं आपको बता ही रहा हूँ, आज फिर सुन लीजिएगा कि टेलीग्राम चैनल है। आपको टेलीग्राम इंस्टॉल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन होती है व्हाट्सएप की तरह ही, जिसको सभी लोग आजकल अपने फ़ोन में रखते हैं, तो आप भी रख सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। उसमें आपको अतुल्य आर्यस के नाम से टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ जा कर के आप जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं, सारी डाली हुई हैं। और अगर आप यहाँ नहीं जाना चाहते तो गूगल में आप सर्च करें www.atulyarys.in, इतना ही लिखेंगे तो ही जो अतुल्य की वेबसाइट है वो खुल जाएगी। वहाँ पर जाकर के आप क्लास नोट्स के टैब में जाकर के सारे नोट्स सीरियल वाइज रखे गए हैं, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर दोस्तों के साथ में शेयर करना। कल फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।